हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जब किसी वादी ने किसी प्रतिवादी के ऊपर सिविल सूट चला रखा है। सिविल सूट चलने के दौरान ही क्या वादी प्रतिवादी के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है? क्या 420 का 120 का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज करा सकता है या नहीं करा सकता? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है जो आप लोगों के बहुत कम आएगा, वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। या जैसे वादी ने प्रतिवादी के ऊपर सूट फाइल कर रखा है, सिविल सूट चल रहा है और प्रतिवादी वादी को डराने के लिए, धमकाने के लिए उसके ऊपर क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करा देता है, क्रिमिनल सूट फाइल कर देता है, तो क्या क्रिमिनल सूट उस प्रतिवादी का चलेगा? ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। अगर आप सूट करना भी चाहते हैं, क्रिमिनल सूट करना भी चाहते हैं, तो किस तरह से क्रिमिनल प्रेशर डाल सकते हैं क्रिमिनल सूट फाइल करके, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए जब किसी वादी ने किसी प्रतिवादी के ऊपर सिविल सूट चला रखा है, सिविल सूट चलाने के दौरान ही वो प्रतिवादी पर प्रेशर डालने के लिए एक एफआईआर थाने में जाकर उसके ऊपर दर्ज करा देता है, 120 की, 420 की, चीटिंग की, कि मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है, मेरे पैसे लेके मार लिए गए हैं, या क्या उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल सकता है? इस संदर्भ में एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इस केस को समझने से पहले आप इसके फैक्ट्स देखिएगा। प्लॉट को खरीदने का बैनामे का अनुबंध किया जाता है। वादी प्रतिवादी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपका प्लॉट खरीदना चाहता हूं, और एक पेशगी भी कुछ अमाउंट दे देता है और एक डिसाइड कर दी जाती है डेट, इस डेट पर हम एग्रीमेंट करेंगे, बैनामा करेंगे। बैनामे की डेट जब आती है, प्रतिवादी कहता है मुझे और समय दे दीजिए, मैं बैनामा अगली डेट पे कर लूंगा, और उससे वादी से कुछ अमाउंट और ले लेता है, ठीक। और बैनामे की डेट आगे एक्सटेंड कर दी जाती है, फिर वो डेट आती है, फिर वो डेट और एक्सटेंड कर दी जाती है। अब वादी परेशान हो जाता है। वादी इस संदर्भ में एफआईआर कराता है कि प्रतिवादी ने मेरे साथ चीटिंग करी है, मेरे पैसे ले लिए और मेरे साथ बैनामा भी नहीं कर रहा है, ठीक। बैनामे की डेट रखी गई तो उस डेट को आगे बढ़ाता जा रहा है और बैनामा नहीं कर रहा है प्रतिवादी। क्रिमिनल केस एक फाइल कर ले जाता है। इस क्रिमिनल केस की जांच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जाती है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा की जाती है, चेक करती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग चेक करके एसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और कहती है ये जो पूरा मामला है सिविल नेचर सूट की तरीके का है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इस संदर्भ में नहीं कराई जा सकती, ठीक। कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग इस संदर्भ में नहीं चल सकती क्योंकि सिविल नेचर का सूट है, और उसकी जो शिकायत पत्र था वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब वादी कुछ समय बाद एक और एफआईआर कराता है प्रतिवादी के विरुद्ध इसी संदर्भ में कि मेरे पैसे ले लिए गए हैं और बैनामा नहीं किया गया, मेरे साथ धोखा किया गया। 420 की, 506 आईपीसी और 120 बी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, एफआईआर हो जाती है, ठीक। प्रतिवादी इस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है, सेक्शन 482 में, कि जो एफआईआर करी गई है इसे क्वेश किया जाए, क्योंकि एक तरह से सिविल सूट है, क्रिमिनल सूट नहीं बन सकता इस आधार पर। लेकिन उसकी प्रतिवादी की वहां नहीं सुनी जाती, एफआईआर क्वेश नहीं करी जाती। अब देखिए, अब ये प्रतिवादी है सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस क्या था? शरबजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2023 सुप्रीम कोर्ट, अभी का मैटर है 2023 का। अब सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट करता है कि सर जो एफआईआर कराई गई है ये बिल्कुल गलत कराई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में कुछ प्रश्नों को चेक करता है कि क्या सिविल सूट चलते चलते, सिविल सूट के दौरान ही क्या प्रतिवादी के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है? क्या 420, 120 बी या 506 में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है? मामले को प्रभावित किया जा सकता है? सिविल सूट में सिविल न्यायाधीश के ऊपर क्या प्रेशर डाला जा सकता है कि हमने एफआईआर करा रखी है? ये सब प्रश्नों का उत्तर अब सुप्रीम कोर्ट को देना है। सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि क्या प्रतिवादी का इरादा शुरू से ही वादी को धोखा देने का था? चेक करती है, नहीं, ऐसा नहीं था। प्रतिवादी का इरादा शुरू से ही वादी को धोखा देने का नहीं था। प्रतिवादी का इरादा वाकई में प्लॉट को बेचने का था और पैसे लेने का था, लेकिन किसी कारणवश वो प्लॉट को नहीं बेच पाता, ठीक। तो इसका मतलब शुरू से प्रतिवादी का इरादा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं था, ठीक। अगला प्रश्न उठता है कि क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जन्म देता है? क्या कोई व्यक्ति संविदा को भंग कर रहा है तो क्या उसके आधार पर एक क्रिमिनल सूट फाइल किया जा सकता है? यहां न्यायालय वही चेक करता है कि क्या प्रतिवादी का इरादा शुरू से ही संविदा भंग करने का था या नहीं था। यहां न्यायालय पाता है इस केस के अंदर प्रतिवादी का इरादा शुरू से संविदा भंग करने का नहीं था,
अतः यह पूर्णतः एक सिविल प्रोसीडिंग सूट है, ना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इस संदर्भ में सेक्शन 405 याद कीजिए आईपीसी का। सेक्शन 405 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि क्या दूसरी पार्टी जिसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है उसका इरादा क्या शुरू से ही ब्रीच करने का था। अगर शुरू से ही ब्रीच करने का नहीं था तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगता दोस्तों। इस केस के अंदर भी प्रतिवादी का इरादा शुरू से ही ब्रीच करने का नहीं था, संविदा भंग करने का नहीं था, अतः उसका इरादा संविदा करने का था, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला नहीं बनता। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल केस के एफआईआर 420, 506 आईपीसी और 120 बी के एफआईआर नहीं कराई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि केवल वादे को पूरा ना करना क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जन्म नहीं देता। वादा पूरा ना करना एक तरह से सिविल प्रोसीडिंग है, सिविल नेचर सूट है। ठीक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कोई व्यक्ति किसी से कोई वादा करता है और उस वादे को वो नहीं निभा पाता तो इसके लिए आप सिविल सूट कर सकते हैं, ना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ना कि क्रिमिनल सूट, ना कि एफआईआर। ठीक दोस्तों, इसी केस में एफआईआर कर दी गई इस आधार पर कि मेरे पैसे ले लिए गए और बैनामा भी नहीं किया जा रहा है, तो ये सिविल नेचर सूट है, ना कि क्रिमिनल नेचर सूट। ठीक, क्यों? क्योंकि शुरू से ही प्रतिवादी का इरादा ब्रीच करने का नहीं था दोस्तों। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा है जब किसी अनुबंध में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में शुरू से ही पक्षकारों का इरादा ब्रीच करने का होता है, संविदा भंग करने का होता है, संविदा को पूरा करने का नहीं होता शुरू से ही, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला बनता है। आप तब पार्टी के ऊपर 420 में एफआईआर करा सकते हैं, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर करा सकते हैं या 506 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज इस संदर्भ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया क्रिमिनल कार्यवाही पक्षकारों पर दबाव डालने के लिए, न्यायालय की प्रोसीडिंग को, सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रभावित करने के लिए नहीं चलाई जा सकती दोस्तों। न्यायालय के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाकर। इस तरह से कोई सिविल केस कर दिया गया है लेकिन दूसरी पार्टी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देती है, तो इस संदर्भ में एफआईआर भी इस केस की प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में नहीं की जा सकती दोस्तों। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया जब पहली बार संविदा भंग करी गई, उस भंग करने के 3 साल बाद वादी ने कंप्लेंट दर्ज कराई है। ठीक, इतने समय बाद कंप्लेंट दर्ज क्यों कराई गई, इसी आधार पर भी न्यायालय ने जो वादी द्वारा एफआईआर कराई गई थी 420 की, उस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया जब कोई सिविल केस की प्रोसीडिंग चल रही है, इसी बीच कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला दी जाती है ताकि पार्टी डर जाए, घबरा जाए और मामला प्रभावित हो जाए, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, चाहे वो वादी द्वारा चलाई गई हो, चाहे प्रतिवादी द्वारा चलाई गई हो। सिविल केस की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता, स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सरबजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2023 सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इंपॉर्टेंट केस है। ये केस आप अपनी प्रोसीडिंग में लगा सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने 420 का केस कर रखा है, ठीक, या फिर 506 का केस कर रखा है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस कर रखा है, तो इस केस की रूलिंग आप अपने केस में भी लगा सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट केस नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलो, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।